नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 7 और आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने को जा रहे हैं। यहाँ मैंने 6 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और इन 6 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन आपके सामने एक नए कॉन्सेप्ट को रखेगा और बोर्ड के एग्जाम में इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछा जाएगा। तो इसलिए आज का ये लेक्चर आपके लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस लेक्चर को आप पूरा देखिए और हर कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिए और अपने मन से भी एक बार इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आई होप आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं ये आपको समझ में आ गया है। तो फटाफट से क्या करते हैं, इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 एक सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, An electron is separated from a proton by a distance of 0.53 angstrom. Calculate the electric field at a location of the electron. यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है उस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक इस तरह से एक प्रोटॉन है और यहां से कुछ डिस्टेंस पर एक क्या रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 0.53 एंगस्ट्रम के बराबर है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा, ऑब्वियस सी बात है इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हमने कल ही फॉर्मूला पढ़ा है, E इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर के बराबर होता है। और इस केस में जो Q है या जो पॉइंट चार्ज है वो किसके बराबर है, चार्ज ऑन प्रोटॉन के बराबर है, यानी Q ऑन प्रोटॉन के बराबर है। और प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है, उतना ही चार्ज होता है जितना एक इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है, उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या निकल गया, क्यू आर की वैल्यू क्या दे रखी है, इतनी, यानी आर हमको दे रखा कितना, 0.53 एंगस्ट्रम। और एंगस्ट्रम का मतलब कितना होता है, 10⁻10 मीटर। सिंस वी नो दैट कि 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। और इसकी वैल्यू जो ये ब्रैकेट के अंदर में लिखा है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9 के बराबर होती है। तो वैल्यू पुट कर दो, तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी, ये मेरे पास आएगा कितना, 1.6 इंटू 10⁻19 और अपॉन आर का स्क्वायर, यानी इस पूरे का स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया मेरे पास कितना, 0.53 इंटू 10⁻10 और इस पूरा कितना आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, थोड़ा सॉल्व कर दो। तो E इक्वल टू कितना आ गया, ये 9 इंटू 10⁻9 आ गया इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 और अपॉन में कितना आ जाएगा, ये 0.53 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा मेरे पास 10⁻10 दूना 20 -20 आ गया। ठीक है, अब एक काम करो, जितने पावर वाली चीज़ें हैं उनको एक साथ रख दो और जो बिना पावर वाली हैं उनको एक साथ लिख दो। तो कितना आ जाएगा, ये 9 इंटू 1.6 और अपॉन में कितना आ गया, ये पूरी चीज़, यानी कितना आ गया, ये 0.53 इस पूरे का होल स्क्वायर इंटू 10 की पावर कितना आया, यहाँ से 9 आया, इंटू 10⁻−19 हो गया और इंटू 10⁻⁻20 हो गया। और हम सब जानते हैं अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो कर दो फिर ऐड। ये कितना आ गया, E इज इक्वल टू 9 इंटू 1.6 और डिवाइड में कितना आ गया, ये 0.53 इसका स्क्वायर इंटू 10⁻9 माइनस का 19 और सॉरी ये प्लस ऊपर जाएगा। ठीक है, प्लस का कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये -20 था नीचे, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाती है, साइन का हो जाता है, उसका चेंज हो जाता है। तो नीचे कितना था, -20, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, +20 हो जाएगा भाई। तो यहाँ से मेरे पास E इक्वल टू कितना आ गया, 9 इंटू 1.6 और अपॉन में कितना आ गया, ये 0.53 और इसका स्क्वायर और इंटू 10⁻, ये कितना आया, -10 + 20 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो इतना न्यूटन पर कूलम, ये क्या निकल के आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। आप इसका स्क्वायर करके और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उससे डिवाइड कर सकते हो, आपका आंसर
मतलब जो कंप्लीट आंसर है वो निकल के आ जाएगा। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको सॉल्व नहीं कर रहा, ये क्या है आपके लिए होमवर्क है और आप खुद इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बात। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें हमारे पास एक पॉइंट चार्ज था जो प्रोटॉन के रूप में था और वहां से 0.53 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर मुझे उस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करना था, जो कि हमने इजीली यहाँ पर कर दिया। एक सिंपल सा क्वेश्चन इस टाइप का यहाँ से पूछा जाता है कभी कभी। अब थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि आपके सामने एक नए कॉन्सेप्ट को रखेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, 4 चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर प्लेस्ड एट 4 वर्टेक्सेस ऑफ स्क्वायर। एक स्क्वायर है मेरे पास, उसकी 4 वर्टेक्स होती हैं और 4 वर्टेक्स में चार इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज रखे हुए हैं। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, मिटा दूँ। देखो बनाओ फटाफट, पहले स्क्वायर बनाओ, फिर उसके 4 वर्टेक्स पर 4 पॉइंट चार्ज रखो और फिर उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करो। लेकिन दिमाग में ये रखते हुए चलना कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो जो एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोलते हैं वेक्टर्स एडिशन के जो लॉ होते हैं पैरेललोग्राम लॉ, उसके अनुसार होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है। तो मेरे पास क्या है यहाँ पर, एक इस तरह से स्क्वायर है, पहले बना देते हैं हम। ओके, स्क्वायर करने का मतलब सारी साइडें क्या होंगी, बराबर होंगी। माना यहाँ क्यू रखा हुआ है तो यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, क्योंकि उसने बोला ही क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। ठीक है, ये क्या होता है, इसका सेंटर होता है। अगर मैं यहाँ से एक ऐसे लाइन खींचूँ, इसे मैं क्या बोलता हूँ, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। और इस पॉइंट पर, इसको मैं अगर ओ पॉइंट बोलूँ तो इस ओ पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है या उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ये निकालना है। मैं एक काम कर रहा हूँ, इन पॉइंट को नाम दे दे रहा हूँ। लेट अस से दिस इज पॉइंट ए, लेट अस से दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस वन इज पॉइंट डी। ओके, नाउ अगर मैं इस पॉइंट पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो बताओ कहाँ की ओर होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की ओर होगा, क्या करते हैं वहां पर टेस्ट चार्ज रखते हैं। मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, एक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रखा। अब इस टेस्ट चार्ज में जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगा। तो ये इस पर कहाँ की ओर फोर्स लगाएगा, इधर की ओर। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में कहाँ की ओर होगा, इधर की ओर। लेट अस से दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई ए। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई ए, और किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। सिमिलरली ये चार्ज भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, यानी कहाँ की ओर फोर्स लगाएगा, इधर की ओर फोर्स लगाएगा। एंड दिस फोर्स इज रिपल्सिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ की ओर होगा, इधर की ओर होगा। तो दिस इज माई ई बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस कारण, चार्ज के कारण कहाँ की ओर होगा, इधर के कारण इधर की ओर होगा। सिमिलरली इस चार्ज के कारण कहाँ की ओर होगा, इधर की ओर होगा, यानी इन दिस डायरेक्शन। एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई सी। और इस चार्ज के कारण कहाँ की ओर होगा, इधर की ओर। अगेन क्या करेगा, इसको ये रिपेल करेगा, ये कहाँ की ओर होगा, इधर की ओर होगा। दिस इज माई ई डी। ये बात समझ में आ रही है आपको। नाउ अब देखना, एक इंपॉर्टेंट चीज हमने कल डिस्कस की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये सब चीजें कांस्टेंट हैं तो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज ए फंक्शन ऑफ ओनली आर, एंड हियर आर इज distance between point at which we want to find the electric field and the point charge। जो r होता है क्या होता है, उस पॉइंट चार्ज और जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं उनके बीच की डिस्टेंस होती है। यानी सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, r पे डिपेंड करता है। और वैसे भी, और कैसे, r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब जरा देखो, अगर मैं इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो इस केस के लिए r इक्वल टू क्या है बताओ, BU है। इसके लिए r इक्वल टू क्या है, AO है। इसके लिए r इक्वल टू क्या है, DO है। इसके लिए r इक्वल टू क्या है, CO है। नाउ फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ स्क्वायर वी ऑल नो दैट कि जो AO होता है वो BO के बराबर होता है, और BO CO के बराबर होता है, और CO DO के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू क्या होता है, CO, एंड दिस इज इक्वल टू DO। अगर मैं यहां से क्या निकालूंगा, EA निकालूंगा, तो EA इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AO का स्क्वायर, AO का स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या आ जाएगी इसकी, A से O की ओर। ठीक है,
ऐसे भी लिख सकता हूँ, डायरेक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की ओर है? ए से ओ की ओर, ए से ओ की ओर। क्लियर है इतनी बात? ओके, अगर इतनी बात क्लियर है, आप क्या निकाल दो यहाँ से, ई बी निकाल दो। तो ई बी विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बी ओ का स्क्वायर आ जाएगा, बी ओ का स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी? बी से ओ की ओर, तो डायरेक्शन विल बी बी टू ओ। ठीक है, समझ में आई बात? सिमिलरली क्या निकाल देंगे? ई सी निकाल दो, तो ई सी विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्या है डायरेक्शन, डिस्टेंस क्या है यहाँ से यहाँ तक? सी ओ है, तो कितना आ जाएगा ये सी ओ का स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या आ जाएगी? सी से ओ की ओर आ जाएगी। और फिर यहाँ से अगर मैं क्या निकालूँ, ई डी निकालूँ, तो ई डी विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ई डी है। ई डी का मतलब ये डिस्टेंस कितनी यहाँ से यहाँ तक? सी डी ओ के बराबर है, तो डी ओ का स्क्वायर। डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी? यहाँ से यहाँ की ओर है, यानी ओ डायरेक्शन क्या हो जाएगी? डी ओ डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या हो जाएगी? डी ओ हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको ना? अब यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, अगर ए ओ इक्वल टू बी ओ है और बी ओ सी ओ के बराबर है और सी ओ डी ओ के बराबर है फ्रॉम ज्योमेट्री, इसका मतलब क्या हुआ? इन सब का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? सेम होगा। साफ साफ दिख रहा है, यानी अगर ये डिस्टेंस सब जगह सेम है और जो ई है वो सिर्फ डिस्टेंस का फंक्शन है, आर का फंक्शन है, तो इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड, ये और ये चारों क्या हैं? इक्वल हैं। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए ई ए विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई बी विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई सी एंड दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई डी। ये बात समझ में आ रही है आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये चारों क्या होंगे? हमारे इक्वल होंगे। अगर ये चारों इक्वल हैं, अब यहां से देखो, इन दोनों को देखो, ये ई डी कहां की ओर लग रहा है? इधर की ओर। और ई बी कहां की ओर लग रहा है? इधर की ओर। इनके बीच एंगल कितना है? 180 डिग्री का। यहां बोल सकते हैं जो मेरे पास ई बी है और जो ई डी है वो एक दूसरे कैसे हैं? एंटी पैरेलल हैं। कैसे हैं? एंटी पैरेलल है, यानी दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री है। अगर ये एंटी पैरेलल है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और अगर इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, ई बी डी निकालूंगा, तो ई बी डी इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये ई बी और प्लस कितना आ गया? ये ई डी आ गया। और ई बी प्लस ई डी अगर मैं उसको लिखूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा? अगर एंगल 180 है तो दिस विल बी इक्वल टू, और मैग्नीट्यूड सेम है, ई बी माइनस का ई डी आ जाएगा, और दोनों सेम है, आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। सो इन दिस डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अब बचे कौन से? ये दो बचे। और अगेन देखो, जो ई सी है वो किसका एंटी पैरेलल है? ई सी एंड ई ए आर एंटी पैरेलल, ई ए आर एंटी पैरेलल। अगर ये एंटी पैरेलल हैं तो अगेन दोनों का एंगल कितना है? 180 है, तो इन दोनों का सम, यानी कहने का क्या मतलब हुआ? ई सी डी विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? ई सी प्लस ई डी आ जाएगा। अगर मैं ई सी प्लस ई डी लिखूंगा, एंगल अगर 180 है तो दिस विल बी इक्वल टू ई डी माइनस, ये क्या आएगा? ई सी प्लस ई डी, तो दिस विल बी ई सी माइनस ई डी एंड बोथ आर सेम मैग्नीट्यूड, बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड, तो दिस विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया है? 0 हो गया है। अब देखो क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर दिया, इसमें हमने बहुत लंबा थोड़ा टाइम भी लगाया, लेकिन ये लगा हुआ टाइम क्या है? वर्थ इट है। क्यों वर्थ इट है? जरा समझो। ये जो यहाँ पर एक पॉलीगन है, ये सब हम जानते हैं ना, पॉलीगन है जो क्वाड्रिलेटरल, जो क्या होता है हमारे पास? चतुर्भुज होता है। यहाँ पे जो होता है, जो मेरे पास स्क्वायर होता है, क्या होता है? एक टाइप का पॉलीगन होता है। और इस पॉलीगन की चारों साइड सेम है, और इस टाइप के पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं पता है आपको? रेगुलर पॉलीगन। क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। अब देखो कॉन्सेप्ट सुनो, अगर मेरे पास एक रेगुलर पॉलीगन है और रेगुलर पॉलीगन के सारे वर्टेक्स पर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज रखा हुआ है, यहां बोलते हैं सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज रखा हुआ है, तब उस पॉलीगन के या फिर तब उस रेगुलर पॉलीगन के सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अब वो पॉलीगन चाहे किसी ऑर्डर का हो, या तो वो ट्रायंगल हो, या फिर इस तरह से क्वाड्रिलेटरल हो, या वो पेंटागन हो, या फिर हेक्सागन हो, कुछ भी हो, बस क्या होना चाहिए? उसने रेगुलर होना चाहिए और सारे वर्टेक्स पर सेम चार्ज होना चाहिए, तब उसके सेंटर पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा? 0 होगा।
ठीक, तो कॉन्सेप्ट क्या बन गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मिटाऊं मैं, तो कॉन्सेप्ट लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन इज 0। ठीक है, ओके, कहने का क्या मतलब, अगर इस तरह से मेरे पास ट्रायंगल है और एक क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल है, सॉरी हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और यहाँ पर क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर क्यू चार्ज, यहाँ पर क्यू चार्ज, तब इसके सेंटर पर E इक्वल टू कितना होगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मेरे पास यहाँ पर क्या है, इस तरह से एक स्क्वायर है और यहाँ पर क्यू चार्ज है, यहाँ भी क्यू चार्ज है, यहाँ भी क्यू चार्ज है, यहाँ भी क्यू चार्ज है, ये इसका सेंटर है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मेरे पास ऐसे ही यहाँ पर एक पेंटागन है और रेगुलर पेंटागन है, ये भी कैसा है, रेगुलर है, यानी सारी साइडें क्या है, सेम है, रेगुलर पेंटागन है, ये इसका सेंटर है, तो सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे पास यहाँ पर इस तरह से क्या होता है, एक हेक्सागन होता है और वो भी कैसा, रेगुलर है, तो और इसके सारे वर्टेक्स पर, सारे किनारों पर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है, तब यहाँ भी होएगा। ठीक है, सारे वर्टेक्स पर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, तब इसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इक्वल टू वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या है, सीख है उस क्वेश्चन को करने से। अब ये क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएगा, आपको क्लिक करेगा कि हाँ सेंटर पे क्या होगा, 0 होगा, बशर्ते शर्त क्या है, उसमें कैसा होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए और सारे वर्टेक्स पर सेम चार्ज होना चाहिए। इसी को वो ऐसे ही पूछ देगा कि मेरे पास क्या है, इस तरह से एक घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी है यूँ करके, और यहाँ पर कितना बचा है, 12, यहाँ कितना बचा है, 3, यहाँ 6, यहाँ 9, और एक चार्ज 3 बजे रखा हुआ है, एक चार्ज 12 बजे रखा हुआ है, एक चार्ज 3 बजे, एक 6 बजे और एक 9 बजे। बताओ सेंटर पे कितना होगा। अगेन ये भी क्या है, एक टाइप का रेगुलर पॉलीगन है, लेकिन ये एक सर्कल है, पॉलीगन तो है नहीं, लेकिन हम इसको एक रेगुलर पॉलीगन की तरह अज्यूम कर सकते हैं, ये कहते हुए कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ साइड हैं वो कितनी है, इनफाइनाइट है। तो सर्कल इज ए अप्रोक्सीमेटली पॉलीगन या अप्रोक्सीमेटली रेगुलर पॉलीगन हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड। देखो 6 साइड में लगभग सर्कल की तरह आ गया, 7 साइड में थोड़ा और सर्कल बन जाएगा, 8 साइड में थोड़ा और, अगर यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड है या वेरी लार्ज नंबर ऑफ साइड हैं, तब उस केस में हमें क्या मिलेगा, इस तरह से एक सर्कल मिलेगा। और अगर इस तरह से हमारे पास चार्ज रखे हुए हैं तो सेंटर पर अगेन कितना होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से आता है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, आपके भेजे में घुसा होगा। अगर घुस गया तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ से जरूर नहीं कि हर बार यही पूछे, थोड़ा सा आपको चौंका भी सकता है। ज्योमेट्री रेगुलर होगी लेकिन वर्टेक्स पर चार्ज का कैसा होगा, अलग अलग होगा। तो इस केस में कभी कभी क्या हो सकता है, आप जल्दीबाजी में, आपको कॉन्सेप्ट पहले से पता है, जल्दीबाजी में 0 रख दो, लेकिन नहीं, देख लेना है कंडीशन क्या है कि जो वर्टेक्स हैं उनमें चार्ज कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। अगेन मेरे पास एक रेगुलर पॉलीगन है, मेरे पास स्क्वायर दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से स्क्वायर है। देखो यहाँ पर कितना चार्ज है, अभी क्यू चार्ज है, यहाँ कितना चार्ज है, माइनस का 2q चार्ज है, यहाँ कितना चार्ज है, अगेन 2q चार्ज है, और यहाँ कितना चार्ज है, माइनस का q चार्ज है। इसे मैंने क्या बोल दिया, a बोल दिया, इसे मैंने b बोल दिया, इसे c बोल दिया, इसे d बोल दिया। और इसके सेंटर पर क्या करना है, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्या 0 होगा, आंसर है हाँ जी, नहीं होगा। 0 क्यों नहीं होगा, रेगुलर है लेकिन चार्ज सब जगह सेम नहीं है, इसलिए 0 नहीं होगा। अगर 0 नहीं होगा तो फिर क्या होगा, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर उसे कैलकुलेट करना है ना। इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, O बोल दिया। देखो इस चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की ओर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। लेट अस से दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज EA बोल दो इसको मैं, ये क्या हो जाएगा मेरा, EA हो जाएगा। देखो ये नेगेटिव चार्ज है, अगर मैं टेस्ट चार्ज रखूंगा तो उसमें कहाँ की ओर फोर्स लगाएगा, ये इधर की ओर फोर्स लगाएगा।
और टेस्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर मैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूंगा तो कहाँ के ऊपर फोर्स लगाएगा, इधर के ऊपर फोर्स लगाएगा। सो दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ई बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई बी इधर की ओर आ गया, ठीक। फिर ई सी देखो, ये मेरे पास पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, तो ई बी कहाँ की ओर आ जाएगा मेरा, इधर की ओर आ जाएगा। दिस इज माई ई बी नहीं ई सी होगा, ये क्या होगा मेरा, ई सी हो जाएगा। अब किसको बात करते हैं, ई डी की बात करो। ई डी क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट, यानी ये कहाँ की ओर लेगा, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लेगा, एंड दिस इज माई ई डी। ओके, नाउ अब इन सबको क्या करना है, मेरे को ऐड करना है। उससे पहले इन सब की वैल्यू निकाल दूं मैं, तो अगर मैं इस पॉइंट को क्या बोल दूं, ओ बोल दूं या फिर आर बोल दूं। देखो इसको मैं ओ बोलूं, और अभी हमने डिस्कस किया था कि जो ओ ए होता है वो किसके बराबर होता है, बी ओ के बराबर, और बी ओ इक्वल टू सी ओ इक्वल टू डी ओ, एंड फॉर सिंप्लिसिटी आई एम सेइंग दैट इट इज इक्वल टू आर। ये किसके बराबर है, आर के बराबर है। सिंप्लिसिटी के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूं, ठीक। अगर मैं यहां से ई ए निकालूंगा, तो ई ए का मैग्नीट्यूड निकालना हो सिर्फ, तो ई ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास कितना बताओ, ई ए इधर क्यों लग रहा है, तो ई ए इक्वल टू 1/4 के बोल दिया मैंने, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आ जाएगा ई ए। अब क्या निकाल दो, ई बी निकाल दो। तो अगर मैं ई बी निकालूंगा तो ई बी यानी कौन सा वाला, ये वाला, ये कितना हो जाएगा बताओ, ये के, बताओ माइनस साइन रखो या नहीं रखूँ, नहीं, कैसे रखेंगे हम, पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने, 2q अपॉन कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। और फिर क्या आ जाएगा, ई सी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, ई सी विल बी इक्वल टू, ये कहाँ की ओर लेगा, इधर की ओर, और यानी रिपल्सिव है, या बोलते हैं आउट फ्रॉम दिस 2q चार्ज, तो दिस इज k इंटू 2q, और अपॉन में कितना आ गया, आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली क्या निकाल दूंगा यहाँ से मैं, ई डी निकाल दूंगा, तो ई डी इक्वल टू कितना आ गया, ये के और इंटू क्यू और अपॉन आर स्क्वायर, यानी ई डी इधर क्यों लग रहा है, तो ई डी यानी अगेन क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, ओके। अगर इतनी बात क्लियर है, अब क्या करो, अब एक काम करते हैं, ई सी और ई ए दोनों कैसे एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, यानी पहले ई सी और ई ए वेक्टर को सॉल्व करेंगे, फिर ई बी और ई डी वेक्टर को सॉल्व करेंगे, और फिर इन दोनों को सॉल्व करके, इन दोनों को सॉल्व करके जो नए वेक्टर आ रखे हैं फिर उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको। पहले किसको सॉल्व करेंगे, ई सी और ई ए को, ऑन सॉल्विंग ई सी एंड ई ए, यानी ये जो दो वेक्टर हैं इन दोनों को सॉल्व करना है। देखो दोनों का इसका एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू, साफ साफ दिख रहा है 180 का है, दोनों दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, एंगल कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। और लेट अस से इन दोनों को ऐड करके एक नया वेक्टर आया, दैट इज सी ए, ई सी ए आया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई सी ए विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ई सी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए का स्क्वायर प्लस 2 ई सी ई ए कॉस 180 डिग्री। ये कहाँ से समझ में आया, यह आया हमारा जो हमने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था वहाँ से आया। दिस विल बी इक्वल टू, सबकी वैल्यू पुट करो, ई सी की वैल्यू ये रखी हुई है यहाँ पर, पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2kq अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ई ए की वैल्यू कितनी है, kq अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2kq अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आया। और फिर इंटू में कितना आ जाएगा, ये kq अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर और इंटू कॉस 180, कॉस 180 कितना होता है, -1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये अगर मेरे पास कितना, अंडर रूट ऑफ, और देखो दोनों में से कुछ कॉमन है, kq अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, सॉरी ब्रैकेट नहीं, किससे बाहर आ जाएगा, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, kq अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ब्रैकेट अंडर रूट से बाहर आया तो अंदर कितना बचेगा, यहाँ सिर्फ 2 का स्क्वायर बचा, यानी कितना हो गया, ये 4 हो गया, और प्लस यहाँ कितना बचेगा, 1 बच जाएगा भाई, और माइनस यहाँ कितना बच जाएगा, देखो ये 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर है ना, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, ये स्क्वायर नहीं है, हाँ अभी ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर हो जाएगा, kq अपॉन आर स्क्वायर, kq अपॉन आर स्क्वायर यहाँ 2 बार है
और एक बाहर आ गया, तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर 2 दूना 4 बच जाएगा। तो कितना बचा यहाँ पर 2 2 जा 4 बच गया, 4 से 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचा इधर पर। तो दिस विल बी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या निकला मेरे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए वेक्टर, सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल के आ गया। अब बताओ थोड़ा बहुत सोचो यहाँ पर, ये ई से इधर, ई सी इधर की ओर है और ई ए इधर की ओर है, इन दोनों का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, यहां की ओर होगा, यहां की। एक बात तो पता है, या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। तो बताओ इन दोनों में से कौन सी डायरेक्शन होगी कि जो मेरे पास ई ए सी जो है वो ई सी की डायरेक्शन में होगा या फिर ई ए की डायरेक्शन में होगा। देखो इन दोनों में ई ए और ई सी में कौन डोमिनेट करेगा, जिसके चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ऑब्वियसली बात है, यहां Q है और यहां 2Q है, तो ई सी ई ए को डोमिनेट करेगा। इन जो इनका रिजल्टेंट निकल के आएगा वो ई सी की डायरेक्शन में होगा। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी किस डायरेक्शन में होगी, तो दिस विल बी इन ए ओ डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में आ गया ये, ए ओ नहीं, ओ ए डायरेक्शन में, ओ से ए की ओर होगा। अगर मैं डायरेक्शन यहां लिखूंगा तो डायरेक्शन विल बी ओ ए। ये जो नया वेक्टर निकल के आया ई ए सी, वो किस डायरेक्शन में है, ई सी ए किस डायरेक्शन में है, ओ ए डायरेक्शन में है। ठीक है, ओके। अब बात किसी करते हैं इन दो वेक्टर की, ई डी और बी डी की। तो नाउ फॉर वेक्टर ई डी एंड बी डी, ई डी एंड ई बी, तो फॉर ऑन सॉल्विंग ई डी एंड ई बी, बताओ क्या आ जाएगा, दोनों को सॉल्व करो। अगेन इनके बीच का एंगल कितना है, 180 है, और एंगल 180 है, दोनों का साइन अलग है, लेकिन कैलकुलेशन तो ऐसी ही होगी क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड रखना है। ये मेरे पास Q है, ये Q है, यहाँ भी ये Q था, ये 2Q था। इसका मतलब दोनों का आंसर, यानी इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो ई डी बी निकलेगा, ई डी बी वैक्टर विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई डी प्लस ई बी आ जाएगा। दोनों को सॉल्व करके वही आंसर आएगा। इसके मैग्नीट्यूड की अगर बात करूंगा तो ई डी का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू सेम, यानी कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर आएगा। यानी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या निकल के आया, सेम निकल के आया। लेकिन अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूँ तो बताओ कहाँ की होगी डायरेक्शन, जो डोमिनेट करेगा उस डायरेक्शन में होगा। तो ई डी बी विल बी इक्वल टू कितना आया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्शन डोमिनेट कौन करेगा, ये वाला, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये है। तो दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन, ओ बी डायरेक्शन में आ जाए। डायरेक्शन क्या आ जाएगी इसकी, ओ से बी की ओर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या निकल गया मेरे पास, ई डी बी निकल के आ गया। अभी पूरा निकल के आ रखा है, अब क्या निकालना है, इन दोनों का रिजल्ट कितना निकल के आएगा, ई सी ए और ई डी बी का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दोनों को ऐड करने के बाद। तो अब मेरा डायग्राम कुछ ऐसे चेंज हो जाएगा, तो इसको मिटा रहा हूं मैं। अब सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये सेंटर है, देखो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ऐसे है, एक ऐसे है। ये कौन सा है मेरे पास, ई सी ए है, दिस इज ई सी ए इन दिस डायरेक्शन। और ये वाला कौन सा है मेरे पास, ई डी बी है। इनके बीच का एंगल कितना है, ऑब्वियसली बात है, दिस इज 90 डिग्री। तो बताओ दोनों को सॉल्व करेंगे आप, एंगल दोनों के बीच का 90 है, cos 90 जीरो होता है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट विल बी इक्वल टू, अगर एंगल कितना है 90 है तो cos 90 जीरो हो जाता है, तो दिस विल बी इक्वल टू ई सी ए का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, ये ई डी बी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना आ गया, ये अंडर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो कितना आ जाएगा ये, यानी ई सी ए इक्वल टू ई डी बी है। तो इसका मतलब, तो दिस इज ट्वाइस ऑफ ई सी ए का होल स्क्वायर। तो ई सी ए का होल स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ई सी ए बचेगा। तो ई सी ए इंटू कितना आया, √2 आ गया। और ई सी ए की वैल्यू ये रखी हुई है मेरे पास, इसका मैग्नीट्यूड ये है, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो ई नेट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू √2। देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा और बोल रखा है उसने, क्यू की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोकूलम है, और ये जो डिस्टेंस दी यहाँ से यहाँ तक वो कितनी है मेरे पास,
10 सेंटीमीटर है, तो अब आप पहले ये निकाल दोगे, फिर इसका हाफ कर दोगे, क्या निकल के आ जाएगा, r निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो वो निकालने के लिए मुझे थोड़ा जगह चाहिए। वैसे ये आंसर आ चुका है, बस अब थोड़ा बहुत क्या है कैलकुलेशन करनी है, तो वो कैलकुलेशन हम यहाँ पर कर लेंगे। देखो इस तरह से मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक, और इस पॉइंट को मैंने क्या बोल रखा है, बी बोल रखा है, इसे सी बोला है, इसे डी बोला है, इसे ए बोला है। यहाँ से यहाँ तक लेट अस से दिस इज 1 सेंटीमीटर, इसको मैं ए बोल दूँ या फिर इसको ऐसे रहने दो। पहले क्या निकाल दो, यहाँ से बी डी निकाल दो या डी बी निकाल दो, तो डी बी इक्वल टू कितना, पाइथागोरस थ्योरम से दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डी सी का स्क्वायर और प्लस कितना आ गया ये सी बी का स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है, इन दोनों सेम है, यानी यहाँ से मेरे पास डी सी बाहर आ गया और अंदर कितना बच गया, ये √2 बच गया। ठीक है, अब इसका हाफ से आर इक्वल टू क्या है, आर इक्वल टू मेरे पास है डी बी डिवाइडेड बाई 2 है। डी बी का मतलब डी सी √2 डिवाइडेड बाई कितना आया, 2 आया, तो दिस विल बी इक्वल टू डी सी अपॉन √2 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं √2 लिख सकता हूँ, √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो डी सी अपॉन √2, और डी सी की वैल्यू कितनी है, 0.10 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर अपॉन √2। 10 सेंटीमीटर का मतलब कितना होता है, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, और डिवाइड में कितना आया, √2। ये क्या निकल गया, मेरा r निकल गया। अब इस r को उठा मैं कहाँ पुट कर दूंगा, इधर पुट कर दूंगा, और q की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, 1 माइक्रोकूलम, इसको भी उठाकर मैं यहाँ रख दूंगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे इसको, आप इसको कर लोगे, नहीं करोगे, देखो क्या आ जाएगा यहाँ से बताओ, ई नेट इक्वल टू के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोकूलम यानी 10 टू द पावर -6 कूलम, और यहाँ इंटू में कितना आ गया, ये √2 आ गया, और अपॉन में इसका स्क्वायर यानी कितना आया 0.1 डिवाइडेड बाई √2 का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा जो कि ऊपर आ जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, ये इस 9 से इंटू होके 9 दूना 18 इंटू 10 टू द पावर 6 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 कितना होता है, 3 होता है, और डिवाइड में कितना आ गया, ये 10 टू द पावर -1 हुआ, 10 टू द पावर -2 बचा इधर पर, और ये √2 भी है इधर पे, ठीक, इंटू में √2, तो दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 18 √2 और 10 टू द पावर 5, क्योंकि 10 टू द पावर -2 पर आएगा, और 3 + 2 कितना आ जाएगा, 5, इतना न्यूटन पर कूलम। तो दिस इज अवर आंसर। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या है, एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, 3 नंबर का पूछा गया है। ठीक है, ओके, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट को आपके सामने रखेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नोट करो, पढ़ो एक बार, आई होप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको पहले कराया हुआ है। कहाँ कराया, कूलॉम्स लॉ की जो हमारे क्वेश्चन हमने किए थे, कूलॉम्स लॉ के क्वेश्चन में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो अब मैं आपसे इतनी आशा तो करता ही हूँ कि आप इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे। बहरहाल मैं इसको सॉल्व यहाँ पर आपको कराऊंगा, और आप एक बार दोबारा से अपने पुरानी यादों को ताज़ा करने की कोशिश करना। क्या बोल रहा है, 2 point charges 2 माइक्रोकूलम एंड 8 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0। और कूलम्स वाले में क्या था, फाइंड द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी 0। बस इतना ही अंतर था, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, बाकी सब सेम है, और कॉन्सेप्ट भी क्या होगा, सेम होगा। कैसे करेंगे समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं। मेरे पास 2 चार्जेज हैं, एक 2 माइक्रोकूलम है और एक 8 माइक्रोकूलम है। ये बात बहुत सिंपल हो जाती है कि भाई दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, या दोनों का जो नेचर है वो सेम है। दिस इज 2 माइक्रोकूलम एंड दिस वन इज 8 माइक्रोकूलम, एंड सेपरेशन बिटवीन चार्जेस इज 20 सेंटीमीटर। ये जो सेपरेशन है वो कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। मुझे इन दोनों के बीच में, या बोल सकते हैं इन दोनों को लाइन, इन दोनों चार्ज को जो लाइन मिला रही है, उस लाइन में
एक ऐसा पॉइंट निकालना है जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी हो जाए, जीरो हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जीरो होने की संभावना कहां कहां है? आंसर है या तो वो इन दोनों के बीच में हो सकती है, या वो यहां हो सकती है, या वो यहां हो सकती है। पहले हमें ये डिसीजन लेना है कि भाई वो पॉइंट होगा कहां। अगर एक बार हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो पॉइंट कहां होगा, फिर उसके बाद का खेल क्या है, काफी आसान है। हमें सिर्फ एक कंडीशन लगानी है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फिर आगे की कहानी कैलकुलेशन पर बसती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहां पर, वो ये पॉइंट है कि उस पॉइंट को निकालना जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। वो पॉइंट कहां होगा? चॉइस तीन है मेरे पास, एक चॉइस यहां है, एक यहां है, एक यहां है। एक में चॉइस यहां पर लेने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने मान लिया यहां पर इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। अब हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसका डिसीजन लेने के लिए मुझे यहां पर थोड़ा बहुत क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। लेट अस से मैं यहां पर क्यू नॉट चार्ज रख रहा हूं। देखो ये 2 माइक्रोकूलम का चार्ज इस पर कहां की ओर फोर्स लाएगा, इधर की ओर, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लाएगा वो डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक, इसको मैं E1 बोल देता हूं। ये भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, कहां की ओर, इधर की ओर। करेगा नहीं करेगा रिपेल? आंसर आज करेगा, क्योंकि पॉजिटिव ये पॉजिटिव, रिपेल करेगा। तो E2 विल बी इन दिस डायरेक्शन। E1 और E2 दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, और दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। तब यहां पर एक संभावना है कि E1 और E2 का एक ऐसा कॉम्बिनेशन निकल के आ जाए कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। यानी इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट निकल के आ जाए जिस पॉइंट पर E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। अगर मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, तो आंसर कितना आता है, जीरो आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये तो बात की थी नहीं की थी? आंसर आज की थी। यानी ये वो पॉइंट हो सकता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। अब क्वेश्चन ये है, क्या यहां भी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है? करके देख लो। यहां एक बार मैं टेस्ट चार्ज Q0 रख दे रहा हूं। बताओ ये इस पर क्या करेगा, रिपेल करेगा, कहां की ओर, इस डायरेक्शन में, E1। इसको मैंने क्या बोल दिया, E1। रिपेल करेगा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज को चार्ज रिपेल करता है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, उस चार्ज की, यानी सोर्स चार्ज की। ठीक, और ये क्या करेगा, इसको ये भी रिपेल करेगा, यानी इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की ओर होगा, इधर की ओर, E2। इस केस में जब मैंने पॉइंट को यहां लिया तो E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। अगर भगवान की दया से एक ऐसी सिचुएशन आ भी गई कि जहां पर E1 और E2 की वैल्यू क्या है, सेम है, क्या उन दोनों को ऐड करने के बाद आंसर जीरो आएगा? कभी जीरो नहीं आएगा, बिकॉज बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। एंटी पैरेलल होते तो आंसर आ सकता था जीरो, लेकिन जब सेम ही डायरेक्शन में है, एंगल जीरो है दोनों के बीच का, तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि इन दो वेक्टर को जोड़ने के बाद आंसर यहां पर जीरो आए। यानी यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी जीरो होगा ही नहीं। सेम कंडीशन यहां के लिए भी है। अगर मैं यहां पर कोई एक Q0 चार्ज रख देता हूं तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल, ये भी क्या करेगा, इसको रिपेल। यानी दोनों चार्ज के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी वो कहां की ओर होगी, सेम डायरेक्शन में होगी। तो यहां भी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता है। तो पहले तो भाई एक कॉन्सेप्ट बना लो, अगर चार्ज दोनों सेम है, इफ बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, या ऐसे ही बोल सकते हैं, अगर Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन जीरो है, Q1 और Q2 ग्रेटर देन जीरो है, तब वो पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा, कहीं यहां लाई करेगा। अब वो कहां लाई करेगा उसके लिए कैलकुलेशन है, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना पता होना चाहिए, अगर Q1 इंटू Q2 क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब क्या है, तो दोनों नेगेटिव है या फिर दोनों पॉजिटिव हैं, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में किसी एक पॉइंट पर क्या होगा, हमारा जीरो होगा। क्लियर है बात? ओके, यहां जीरो नहीं होगा, यहां जीरो नहीं होगा और यहां जीरो नहीं होगा। यहां जीरो कब होगा, वो अगले वाले क्वेश्चन में वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। अगर ये बात कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक, अगर मैं ये बोलूं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, और अज्यूम कर रहा हूं ये 20 माइक्रोकूलम से x डिस्टेंस पर ये चार्ज मैंने रखा हुआ है, या बोलते हैं ये पॉइंट कहां पर है, इस 20 नहीं था, ये 20 था, 2 था, क्या क्वेश्चन 2 था, 2 माइक्रोकूलम से कहां पर है, x डिस्टेंस पर है, और इस पॉइंट पर क्या रखा है, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रखा है। तो इस पॉइंट पर E1 इक्वल टू क्या होगा, E2 होगा, और ये डिस्टेंस कितनी बच जाएगी मेरी, तो दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 20 माइनस का x। ध्यान देना ये सेंटीमीटर में, मैंने मीटर में चेंज नहीं किया है अभी। ओके, नाउ तो एट दिस पॉइंट, इसकी नोट को हटा दूं मैं, इस पॉइंट को मैं P बोल रहा हूं, एट पॉइंट P, एट
पॉइंट P क्या हो जाएगा बताओ, E1 इक्वल टू E2 हो जाएगा। इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। बताओ E1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, के क्यू माइक्रोकुलाम। क्यू की वैल्यू कितनी है, चलो क्यू रख दो यहाँ पर, क्यू की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोकुलाम, 2 माइक्रोकुलाम अपॉन ये डिस्टेंस कितनी यहाँ से है एक्स, और एक्स सेंटीमीटर में, ठीक है, का स्क्वायर आ जाएगा। एंड दिस विल बी इक्वल टू E2 की वैल्यू कितनी है, ये आ गया मेरे पास K एंड दिस इज 8 माइक्रोकुलाम अपॉन दिस इज 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 20 कहाँ से आ गया, अच्छा ठीक है, 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। देखो माइक्रोकुलाम से माइक्रोकुलाम कैंसिल, ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, K से K कैंसिल, दिस इज 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। देखो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना आ गया ये 4 अपॉन 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एंड दिस इज 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 अपॉन 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हमने पढ़ा था अगर पावर सेम होती हैं तो बेस भी सेम होते हैं। इसका मतलब ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाई होगी जब 1 अपॉन एक्स इक्वल टू किसके बराबर होगा, 2 अपॉन 20 माइनस एक्स के बराबर होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया ये 20 माइनस का x इज इक्वल टू 2x आ गया। तो 20 इक्वल टू ये x इधर गया तो कितना आ जाएगा 3x हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास x इक्वल टू कितना आ गया 20 डिवाइडेड बाई 3, और 20 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आ गया ये 4 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से 4 सेंटीमीटर पर, यानी 2 माइक्रोकुलाम चार्ज से 4 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। उल्टा ही बोल सकते हो आप, 8 माइक्रोकुलाम से के लेफ्ट में, 8 माइक्रोकुलाम के लेफ्ट में 20 माइनस 4 कितना है 16 सेंटीमीटर पर, यानी यहां से 16 सेंटीमीटर में इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0 होगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। ओके, नाउ इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 मैंने क्या कर दिया, ये जो मेरे पास 2 माइक्रोकुलाम का चार्ज था इसको -2 कर दिया। देखो इससे क्या फर्क पड़ेगा, यानी जो 2 माइक्रोकुलाम चार्ज है उसको मैंने कितना कर दिया -2 कर दिया। अब ये बताना है कि भाई वो पॉइंट कौन सा होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। इसको मैंने कितना कर दिया -2 माइक्रोकुलाम, और इसको इतना रह दे, यानी अभी Q1 और Q2 दोनों क्या हो गए अलग अलग हो गए, ठीक। अब यहां पर इन दोनों के बीच में इस पॉइंट पर अभी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा या नहीं होगा, पहले ये सोचो। मैंने यहाँ पर एक Q0 चार्ज रखा, ये क्या करेगा इसको अट्रैक्ट, यानी E1 विल बी इन दिस डायरेक्शन, ये क्या करेगा इसको रिपेल, E2 विल बी इन दिस डायरेक्शन। भाई बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो ही नहीं सकता, क्यों, बोथ E1 और E2 आर इन सेम डायरेक्शन, और ऐसी कोई कंडीशन बन नहीं सकती कि जहां पर दो वेक्टर हैं दोनों सेम डायरेक्शन में है और ऐड करके आंसर 0 आ रहा है, तो ये तो होने वाला है नहीं। अगर ये नहीं होने वाला है तो ये तो हट गया, यहां से हटा दो इसको। अब कहाँ रखो Q0 को, अब रख दो यहाँ पर, तो Q0 को मैंने यहाँ रख दिया। ये क्या करेगा इसको अट्रैक्ट, यानी E1 विल बी इन दिस डायरेक्शन, ये क्या करेगा इसको रिपेल, तो E2 विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो E2 कहाँ होगा, यहाँ होगा। यानी जो पॉइंट है वो पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है वो इन दोनों के बीच में ना होकर इन दोनों को मिलाने वाली लाइन में कहाँ होगा, या तो -2 के लेफ्ट में होगा या फिर 8 माइक्रोकुलाम के राइट में होगा, ठीक है। मैं अज्यूम कर लेता हूं कहां पर है, लेफ्ट में है, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है x है, और ये कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक, फिर देखो ये 20 थी, यहां से यहां तक 20 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी 20 प्लस x सेंटीमीटर, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम E1 इक्वल टू E2 हो जाएगा। तो E1 इक्वल टू E2, ये कंडीशन लगा दो। तो E1 इक्वल टू E2 के लिए E1 ये कितना x है, तो कितना आ गया ये K 2 माइक्रोकुलाम अपॉन x स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस इज K इंटू 8 माइक्रोकुलाम, और अपॉन में कितना आ गया ये दिस इज 20 प्लस x का होल स्क्वायर, और अगेन यहाँ कितना आ जाएगा ये सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेंटीमीटर का स्क्वायर से सेंटीमीटर का स्क्वायर कैंसिल हो गया, K से K कैंसिल, माइक्रोकुलाम से माइक्रोकुलाम कैंसिल, इससे ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आ गया देखो 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन 20 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है।
तो पावर सेम मतलब बेस भी सेम होंगे, तो दिस इज 1/x इज इक्वल टू 2/20 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 2 प्लस का 20 प्लस का x, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, ये ट्वाइस ऑफ x आ गया, एंड दिस विल बी इक्वल टू 20 इज इक्वल टू x माइनस का 2 कितना बचा x, तो x इक्वल टू कितना आ गया मेरा 20 सेंटीमीटर। यानी इस चार्ज से, इस -2 माइक्रोकुलाम चार्ज से 20 सेंटीमीटर इधर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, वो कब है, जब मेरे पास दोनों चार्ज कैसे हैं, अपोजिट नेचर के हैं। तो इसका मतलब यहां से एक कॉन्सेप्ट और डेवलप हो गया कि अगर मेरे पास एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है, तब अगर दोनों का नेचर अपोजिट है, दोनों अपोजिट नेचर के, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, देन Q1 इंटू Q2 क्या होगा, लेस देन 0 होगा। और जब ऐसा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर 0 होगा, जो या तो कहाँ होगा, यहाँ होगा, या फिर वो पॉइंट यहाँ होगा। यहाँ पर इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया। आई होप आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर फीलिंग आ रही होगी। आ रही है? ओके, अगर आ रही है तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 जो क्वेश्चन है, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक या दो बार इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए पार्टिकल, ये हो गया ना, मिटा दो मैं इसको थोड़ा सा बैक करके, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देख पढ़ते आएगा। देखो भाई, करो, पढ़ो एक बार क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। एक नई फीलिंग आपको इस क्वेश्चन को करने के बाद, अगर आप इसको खुद से सॉल्व कर पाते हैं तो फिर आप अपने आप को मतलब थोड़ा सा अपग्रेडेड महसूस करोगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकुलाम एंड मास 1.6 ग्राम इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 4 आई कैप, ये आई कैप है, ठीक है, 4 आई कैप मीटर पर सेकेंड, सॉरी, at t equal to 0 second, the particle enter in an electric field E equal to 80 I cap plus 60 J cap Newton per Coulomb. Find velocity of particle at time t equal to 5 second. हुआ क्या, कुछ इस तरह से मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो रही है, E की वैल्यू देखिए कितनी मेरे को 60 आई कैप प्लस 80 आई कैप प्लस का 60 जे कैप, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतना न्यूटन पर कुलाम। अब एक चार्ज पार्टिकल है Q और जिसमें कितना चार्ज है, 2 माइक्रोकुलाम चार्ज है, ऐसा कुछ मास भी है और मास दे रहा है कितना 1.6 ग्राम, 1.6 ग्राम कहने का मतलब 1.6 इंटू 10⁻³ kg, ऐसा यूनिट में। ओके, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जरा ध्यान से देखो, इसके दो कंपोनेंट है, एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस। और इस पूरी प्रॉब्लम को क्या करूंगा मैं, 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है, साफ दिख रहा है बिकॉज आई कैप जे कैप आ रखा है। और हमने क्लास 11th में डिस्कस किया था कि हम 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम को 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम में ब्रेक करके सॉल्व करना पसंद करते हैं। एक बार मैं क्या करूंगा, सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस सॉल्व करूंगा, फिर दूसरी बार मैं सिर्फ अलोंग वाई एक्सिस सॉल्व करूंगा, फिर लास्ट में दोनों के रिजल्ट को क्या कर दूंगा, कंबाइन कर दूंगा। तो पहले मैं कहां देख रहा हूं, अलोंग एक्स एक्सिस। पहले केस में देखो अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस उसकी इनिशियल वेलोसिटी ux इक्वल टू गिवन है। देखो इनिशियली वो इस वेलोसिटी चल रहा है इन आई कैप डायरेक्शन, या बोलते हैं इन एक्स कैप डायरेक्शन, और कितने मेरे पास 4 मीटर पर सेकेंड है। अगर मैं यहाँ पर Ex की बात करूँ तो Ex इक्वल टू कितना है मेरे पास 80 न्यूटन पर कुलाम है। अब जैसे ये पार्टिकल जिसका चार्ज कितना है Q इक्वल टू 2 माइक्रोकुलाम का है, सब फोर्स लगेगा, आंसर जी लगेगा, और जो फोर्स लग रहा होगा कौन सा वाला होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। एंड इन दिस केस Fx इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन x डायरेक्शन विल बी इक्वल टू, देखो कल हमने डिस्कस किया था, क्या बोला था हमने, E इज इक्वल टू F अपॉन Q, तो F इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से EQ आ गया, तो Fx इक्वल टू कितना आ जाएगा Ex इंटू Q। Ex की वैल्यू कितनी है मेरे पास 80 इंटू Q की वैल्यू कितनी है
क्योंकि 2 माइक्रोकुलाम है, 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, तो 8 दूना 16, 160 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन आ गया। अब फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ F इक्वल टू एम ए, अगर मैं x डायरेक्शन की बात करूँ तो एफ एक्स इक्वल टू एम ए एक्स आ जाएगा। तो अगर मैं ए एक्स निकालूंगा यहाँ से तो कितना आ गया, ये एफ एक्स अपॉन एम आ गया। तो यहाँ से मेरे पास ए एक्स इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ये रखा हुआ है, यानी कितना है 160 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन एम एम कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻3। देखो इस पॉइंट को घटाऊंगा तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, और 16 कितना आ गया 100 आ गया ये। तो यहाँ से मेरे पास ए एक्स विल बी इक्वल टू 10⁻+3 हो जाएगा ऊपर जाके, तो दिस इज 100 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻3 आया। तो ए एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया मेरे पास कितना 100 इंटू 10⁻3 बचा है, -6 + 3 -3, और यहाँ से मैं ए एक्स इक्वल टू 1 2 3 यानी कितना आ जाएगा ये 0.1 मीटर पर सेकेंड। ये क्या निकल गया मेरा, ए एक्स निकल गया। अगर ए एक्स निकल गया अब तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो वी एक्स मुझे निकालना है, तो वी एक्स वेलोसिटी तो निकालनी है मेरे को आफ्टर 5 सेकेंड, तो ये कितना है मेरे पास 4 है, यू एक्स कितना है 4 प्लस ए एक्स मेरा कितना निकला 0.5 इंटू 5, तो सॉल्व करो कितना आ गया ये वी एक्स इक्वल टू 4 प्लस 0.5 हो गया। तो यहाँ से मेरे पास वी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 4.5 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज अवर वी एक्स, ये क्या निकल गया मेरा वी एक्स निकल के आ गया। ठीक, ये तो किसके अलॉन्ग हुआ, सिर्फ एक्स एक्सेस के अलॉन्ग हुआ। अब बारी किसकी है, वाई एक्सेस। तो नेक्स्ट लिखो क्या, अलॉन्ग वाई एक्सेस। along y एक्सेस, तो y एक्सेस के along अगर मैं u y की बात करूं, देखो इनिशियली वो सिर्फ x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो u y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ई वाई की बात करूं तो ई वाई मेरे को गिवन है कितना 60 न्यूटन पर कूलाम। तो अगर मेरे पास ई वाई है तो एफ वाई निकल जाएगा, एफ वाई इक्वल टू कितना आएगा ई वाई इंटू क्यू। ई वाई की वैल्यू कितनी है 60, क्यू की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोकूलाम, 2 इंटू 10⁻⁻6, 6 दूना 12 होता है तो कितना आ गया 120 इंटू 10⁻⁻6 आ गया। तो यहाँ से ए वाई निकल जाएगा, ए वाई इक्वल टू एफ वाई अपॉन एम। तो सॉरी हाँ, एफ वाई कितना है मेरे पास 120 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन एम कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻3। ये 100 इतना हो गया, कट करो इसको, कितना आ गया ये 8 दूना 16, 6 दूना 12, 600 हो गया, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 300 हो गया, 2 दूना 4, 150 हो गया, फिर 2 से कितने 75 75। तो ये आ गया मेरे पास क्या, अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ ए वाई निकालूँ तो ए वाई इज इक्वल टू 75 इंटू 10⁻3 बच गया। तो यहाँ से मेरे पास ए वाई इक्वल टू 0.075 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो सॉरी ये मीटर पर सेकेंड लिख दिया मैंने, स्क्वायर आएगा। ओके, तो ये मेरे पास ए वाई निकल गया। अब क्या निकल जाएगा वी वाई, तो वी वाई इज इक्वल टू कितना आया यहाँ पर यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई तो 0 है, ए वाई कितना है मेरे पास 0.075 इंटू 5 आ गया। तो यहाँ से मेरे पास वी वाई इज इक्वल टू, सॉल्व करो, 25 की 5 लगो तो 7 35 36 37, यानी कितना आ गया ये 0.375 इतना मीटर पर सेकेंड। ओके, इतना मीटर पर सेकेंड। ये क्या निकल के आया वी वाई, ये क्या निकला वी एक्स। मुझे चाहिए क्या v चाहिए, तो हम सब जानते हैं v इक्वल टू क्या आ जाएगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो वी एक्स कितना दे रखा है 4.5 ऑफ आई कैप, वी वाई कितना दे रखा है 0.375 ऑफ जे कैप। तो दिस इज अवर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई
इतनी हो जाएगी 0.5 आई कैप प्लस 0.375 जे कैप। तो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देख कर ही लग रहा हो कि हाँ भाई कितना इंपॉर्टेंट है। 4 या 3 नंबर का ये क्वेश्चन आ रखा है और वर्थ इट है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आई होप आज का ये पूरा लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप और क्या क्या करिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, और कोई क्वेश्चन कहीं पर समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं, जहाँ जहाँ से आपको रास्ते मिलते हैं मुझ तक पहुँचने के, वहाँ से आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और मेरे पास अगर वक्त हुआ उस समय तो मैं आपके साथ कांटेक्ट में आऊँगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर था। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।